हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर योर लॉज एंड योर राइट की बुक के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर करवा दी है, जिसमें कानून का शासन और आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में बताना था। सेकंड यूनिट में जो एफआईआर वगैरह है उससे कानून वगैरह बताने थे कि आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित जो कानून वगैरह बनाए गए थे, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने से संबंधित रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी मैंने कवर करवा दिया है। अब आता है यूनिट 3 का, समानता और गैर भेदभाव में। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है घरेलू हिंसा, बलात्कार और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जो महिलाओं की सुरक्षा है वो बतानी है इसमें। तो इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन आ सकता है कि जो घरेलू हिंसा की जो क्या होती है और इसके जो महिलाओं की सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, या क्या प्रावधान जारी किए गए हैं, क्या क्या कानून बनाए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, घरेलू हिंसा को ख़त्म करने के लिए, बलात्कार को ख़त्म करने के लिए और यौन उत्पीड़न को ख़त्म करने के लिए। एक पर्टिकुलर टॉपिक भी आ सकता है, तो मैं ये प्रावधान आपको बताऊंगी इस पूरी वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक था कि घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो प्रावधान बताने थे। घरेलू हिंसा हो गया, या फिर बलात्कार, या फिर यौन उत्पीड़न से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसमें विभिन्न प्रावधान जारी किए गए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घरेलू हिंसा होता क्या है। एक नॉर्मली जिसे बोला जाता है, फॉर्मल लैंग्वेज में जिसे बोलते हैं, तो घरेलू हिंसा एक प्रकार से किसे बोला जाता है पहले ये जान लेते हैं कि घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला या बच्चे जो जिसकी उम्र देखा जाए तो 15 वर्ष से कम आयु के, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसके स्वास्थ्य पर अस्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो और जिसे महिला एवं बच्चों को दुख और अपमान सहना पड़े, ये सब घरेलू हिंसा के दायरे में इन्वॉल्व होते हैं। तो महिलाओं के प्रति हिंसा एक बहुआयामी मुद्दा है जिसके सामाजिक, निजी, सार्वजनिक और लैंगिक पहलू हैं। भारत में हर 5 मिनट में घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है। घरेलू हिंसा में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं, बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर रखा जाता है, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है तो उनको सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। तो ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे दर्ज की जाती है। तो कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू संबंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव किसी के अस्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन या किसी अंग को कोई क्षति पहुंचती है या तो मानसिक या शारीरिक हानि होती है तो वो घरेलू हिंसा इसे कहा जाता है। तो इसमें घरेलू हिंसा के रीजंस जान लेते हैं कि क्या क्या होता है, कि घरेलू हिंसा के रीजंस क्या क्या होते हैं। क्या आप इसे लिख सकते हो कि घरेलू हिंसा के कारण क्या होते हैं। अगर घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाए कि घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो प्रावधान वगैरह जारी किए गए हैं उसके बारे में बताइए। 2005 में इनके लिए बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था। इसका संशोधन मतलब बदलाव किए गए थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें आए थे। इन लोगों के लिए कुछ कानून वगैरह बनाए गए थे घरेलू हिंसा के लिए, स्पेशली महिलाओं को लेकर। तो सबसे पहले ये इसमें आपको घरेलू हिंसा के बारे में बताना है कि ऐसी कौन सी स्थिति, ऐसी स्थिति बतानी है उसमें कि जिसे घरेलू हिंसा कहा जा सके। ऐसी स्थिति होती है लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की, तो जिससे सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो घरेलू हिंसा के अंदर आता है। दूसरी चीज़, इसमें घरेलू हिंसा के कारण भी बता सकते हैं कि महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा का मुख्य कारण क्या होता है कि मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं। ये मेंटालिटी होती है लोगों की, समाज की खास करके, कि ऐसी मेंटालिटी होती है लोगों की कि जो महिलाएं हैं वो हमेशा पुरुषों से कमज़ोर, शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, और जो भावनात्मक इट मीन्स कि जो इमोशनली होता है, इमोशनली रूप से कमज़ोर होती हैं। तो सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि प्राप्त दहेज से जो असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, स्वादिष्ट खाना न बनाना आदि
शामिल होते हैं। क्योंकि ऐसी घरेलू हिंसा तो सबसे पहले यही टॉपिक समझना है कि घरेलू हिंसा होता क्या है। घरेलू हिंसा जो घर में छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं किसी बात को लेकर, दहेज जो मिलता है, दहेज प्रथा उस टाइम पे देखी गई थी, खास करके महिलाओं को। अगर महिलाएं जो दहेज वगैरह नहीं देती थी अपने ससुराल वालों को, वो अगर ससुराल वाले संतुष्ट नहीं होते थे तो उनके साथ लड़ाई झगड़े उनके होते रहते थे। तो वो सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये भी रीजंस होते हैं कि घरेलू हिंसा होने के। विवाहेतर संबंधों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना, कुछ मामलों में बांझपन भी परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर हमले का कारण बनता है, क्योंकि परिवार के सदस्य उन्हें बोझ समझने लगते हैं। बांझपन इट मीन्स, बांझपन होते हैं जो माएँ, जिन माओं को बच्चा नहीं होता, तो बेबीज़ वगैरह नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है ससुराल वगैरह में। तो ये भी एक रीज़न है घरेलू हिंसा के। पुरुषों के प्रति जो घरेलू हिंसा है उनके कारणों में पत्नियों के निर्देशों का पालन न करना। इट मीन्स कि मतलब कि जो घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अगर कोई अपने पति को कुछ ऑर्डर वगैरह देती है या ऐसे कोई निर्देश देती है तो वो पालन नहीं करते हैं। पुरुषों की अपर्याप्त कमाई, वो भी रीज़न होता है कि वो सही प्रकार से जो अपने घर की ज़रूरतें हैं वो भी पूरा नहीं कर पाते हैं। बच्चों की देखभाल भी सही से नहीं हो पाती है, उनके परिवार में गाली गलौज वगैरह भी बहुत ज़्यादा दी जाती है, तो वो सब चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं घरेलू हिंसा में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इसमें कि माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बहस वगैरह होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, खाने को लेकर, पढ़ाई को लेकर, काम को लेकर। तो वो सब चीज़ें होती हैं घरेलू हिंसा को बढ़ाने के सबसे ज़्यादा रीजंस होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि घरेलू हिंसा के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा का सामना किया है तो उसके लिए ये भय से बाहर आ पाना अत्यंत कठिन होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ऐसी महिलाएं जो होती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, अगर घरेलू हिंसा का सामना जिन लोगों ने किया होता है तो वो इन भय से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए कि वो आगे कुछ करें, बने या कुछ भी। तो वो अनवरत रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद व्यक्ति की सोच में नकारात्मकता हावी हो जाती है। नकारात्मक मतलब जो इनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है, डिसएडवांटेजेस नज़र आने लग जाते हैं इस चीज़ के। क्योंकि जो लोग घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं उनको पता होता है कि कैसी मेंटालिटी के लोग रहते हैं, कैसे घर में किस प्रकार से रहा जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए से रहते हैं इस चीज़ को। ये भी बहुत ज़्यादा इन पर मेंटली इफेक्ट पड़ता है। उस व्यक्ति को स्थिर जीवन शैली की मुख्य धारा में लौटने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो घरेलू हिंसा का सबसे बुरा पहलू ये भी है कि इससे पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं मानसिक आघात से वापस नहीं आ पाता है, मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे लोग जो घरेलू हिंसा जहाँ होती है। तो ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या तो वो अवसाद का शिकार बन जाते हैं। ये भी एक मेंटली डिसऑर्डर है जो जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें कि बालक अपने पिता से गुस्सैल और आक्रामक व्यवहार सीखते हैं, क्योंकि बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ता है। घरेलू हिंसा से बच्चों पर खास करके इफेक्ट पड़ता है, खास करके वो नकारात्मक व्यवहार भी सीखते हैं। तो ये भी होता है कि वो उसकी वजह से कमज़ोर बच्चे भी होते हैं या जानवरों के साथ हिंसा करते हुए भी देखा जा सकता है। जो बच्चे होते हैं दूसरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी देखते हैं, ऐसी चीज़ें भी नज़र आने लगती हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं परिवार से ही सीखते हैं हर चीज़। तो परिवार जिस तरीके से रहेगा उसी बिहाफ पर वो उनका बिहेवियर रहेगा। तो इसीलिए अगर घरेलू हिंसा ज़रूरत से ज़्यादा ही देखी गई है तो बच्चों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इस पर डालती है। अब घरेलू जो हिंसा है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब बनाया गया था? 2005 में, जैसे कि मैंने बताया। इसके क्या प्रावधान रहे थे? कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे, कुछ ऐसे धाराएं वगैरह लगाई गई थी जिसमें हम जान लेते हैं कि क्या है कि घरेलू हिंसा से संबंधित जो अधिनियम है 2005 में पारित किया गया था। और भारत में ऐसे कई घरेलू हिंसा कानून बनाए गए थे जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी किए गए हैं। तो सबसे पहले कानून कब बना था? 1961 में, जो था दहेज प्रतिशोध अधिनियम, जो दहेज लेने और देने के कार्यों को अपराध माना गया था उस टाइम पे 1961 में। तो जो 1961 को मजबूत करने के लिए जो कानून जब बनाया गया था 1961 में, उसको मजबूत करने के लिए 1983 और 1986 में भी कुछ धाराएं वगैरह लागू की गई थी। धारा 498 और धारा 304, 304 और 498। तो ये थे भारतीय दंड संहिता में जोड़ दिया गया था। ऐसे भारतीय दंड संहिता कानून है देश का, तो उसमें ये धाराएं वगैरह जोड़ दी गई थी जिसके तहत इसे अपराध माना गया था। तो इसके बाद जो घरेलू हिंसा है उसे महिलाओं का संरक्षण अधिनियम PWDVA
2005 में पारित किया गया था। ये था महिलाओं का जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, डोमेस्टिक वायलेंस, इसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से इन धाराओं को लागू किया गया था। घरेलू हिंसा को वयस्क द्वारा एक रिश्ते में दुरुपयोग की गई शक्ति दूसरे को नियंत्रित करने को वर्णित किया जा सकता है। मतलब कि एक प्रकार से जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा को किस प्रकार से देख सकते हैं कि एक रिश्ता अगर बना है किसी का, तो उसमें अपनी पावर का मिसयूज करके दूसरों को अपने कंट्रोल में लाने की तरह एक तरीके से देखा गया है घरेलू हिंसा को। क्योंकि हर घरेलू हिंसा के सबसे ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं कि इंसान अपने आप को सबसे ज़्यादा आगे समझने की कोशिश करता है, दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, तो सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा होने के भी चांसेस होते हैं। ये हिंसा और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों के माध्यम से एक रिश्ते में नियंत्रण और भय की स्थापना करता है। यह हिंसा शारीरिक हिंसा, हमला, मनोवैज्ञानिक शोषण, सामाजिक शोषण या यौन हमला भी ले सकती है। हालांकि घरेलू हिंसा की परिभाषा को अधिनियम की धारा में दिया गया है। ये जान लेते हैं व्यक्ति की परिभाषा क्या है। पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, पीड़ित व्यक्ति के अधिकार क्या क्या बनाए गए हैं कि 2005 में पीड़ित व्यक्ति के अधिकार क्या थे। 2005 में जो लागू किया गया था, तो लागू करने का जो उत्तरदायित्व है जिन अधिकारियों पर है, उनके लिए इस कानून के अंतर्गत कुछ कर्तव्य हैं। जैसे जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है, तो वह पीड़ित के निम्नलिखित अधिकारियों के बारे में सूचित करना है, इनका काम होता है कुछ लोगों का। तो जो पीड़ित होते हैं, पीड़ित इस कानून के अंतर्गत किसी भी राहत के लिए आवेदन दे सकते हैं। संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश। ये होता है कि इस कानून के अंतर्गत अगर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाता है घर में, घरेलू हिंसा का रीज़न मैंने जैसे कि बताया कि बच्चों के साथ भी देखा गया है करते हुए, घरेलू हिंसा ज़्यादा देखी गई है। तो इसी बिहाफ पे इनका क्या काम होता है कि वो संरक्षण आदेश वगैरह उनको संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, आर्थिक राहत दे सकते हैं कि उनके घर में अगर घरेलू हिंसा के रीजंस क्या क्या हैं, आर्थिक रूप से अगर वो कमज़ोर हैं, वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कानूनी तौर पर वो उन्हें आर्थिक राहत दे सकते हैं। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए उनको कुछ पैसे भी दे सकते हैं। बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, अस्थायी मतलब जो उनकी जो कस्टडी है वो भी लेने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा से क्योंकि बच्चों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर बच्चों को नहीं झेल पा रहे हैं घर वाले, तो वो जो कानून है, कानून में ये बताया गया है कि वो बच्चों की कस्टडी ले सकते हैं। और निवास आदेश या मुआवजे का आदेश भी हो सकता है कि मुआवजे का इसमें दे सकते हैं। अब आता है कि पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकते हैं। जो आधिकारिक सेवा प्रदाता होते हैं उनकी सहायता भी ले सकते हैं, ये उन कानूनों के अंतर्गत आता है। ये सब जो पीड़ित होते हैं वो संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। संरक्षण अधिकारी वो होते हैं कि जो लोगों से, समाज से उनका संरक्षण करते हैं, उनको सेफ रखते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं हर चीज़ से। तो ये इनकी अलग अधिकारी वगैरह होते हैं। पहले क्या थी कि सेवा प्रदाता, दूसरा था संरक्षण अधिकारी। ये इनसे सेवा हेल्प मांग सकते हैं ताकि घरेलू हिंसा में अगर उनके घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए संरक्षण अधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग ले सकते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता इट मीन्स कि निःशुल्क मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा होता है कि जब भी पुलिस वालों को अगर जो पुलिस स्टेशन में अगर फाइल वगैरह देनी होती है तो उसमें कुछ पैसे भी खिलाने होते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है। कानून के अनुसार ये भी होता है कि वो कानूनी सहायता भी ले सकते हैं जो महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। पीड़ित जो होते हैं वो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है, क्योंकि ऐसा होता है कि खास करके महिलाओं के साथ ही ऐसा होता है। पुरुष तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि पुरुष ऐसा होता है कि पुरुष अपनी जो पावर है उसका मिसयूज करके जो घरेलू हिंसा है वो ज़्यादा दूसरों को नियंत्रण करने में लगे रहते हैं, अपने कंट्रोल में करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर कोई पीड़ित इंसान है तो वो आईपीसी के अंतर्गत ये है कि क्रिमिनल याचिका भी दायर कर सकती है। क्रिमिनल याचिका मतलब कि जो लेटर वो होते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह दाखिल कर सकती है, उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है।
तो इसके अंतर्गत ये होता है कि प्रतिवादी को 3 साल की जेल भी हो सकती है। प्रतिवादी वो होते हैं जिनके अगेंस्ट हमने केस किया होता है। तो इसके अंतर्गत पीड़ित को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो उनके साथ जो पीड़ित है उनको ये चीज़ सिद्ध करनी होती है, ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि उनके साथ बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से शोषण किया गया है। अच्छे से ऐसे नहीं है कि कोई भी उठा के वहाँ पे केस कर देगा, अगर छोटी मोटी लड़ाई हो गई तो कोई भी उठा के केस कर देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल पूरी तरीके से उसमें शोषण अत्याचार वगैरह हो रहे हैं तो ही वो याचिका दायर कर सकती है, केस कोर्ट में जो केस फाइल कर सकती है। किसके अंतर्गत? आईपीसी की धारा के अंतर्गत। मेन प्रोविजन, घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत अनेक प्रावधान जारी किए गए हैं, धाराएं वगैरह कुछ लगाई गई हैं, जिसके तहत जान लेते हैं कि क्या होगा कि धारा 4 में क्योंकि ऐसा होता है कि आईपीसी की कुछ धाराएं वगैरह होती हैं, धाराएं वगैरह इसलिए लगाई जाती हैं ताकि इस जितने भी कानून हैं उसको फ्लो में अच्छे से सही तरीके से सही प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर्स में लगा के उसे सही प्रकार से उसको यूज़ कर सके देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। तो ये कुछ धाराएं वगैरह होती हैं। तो घरेलू जो धारा 4 है वो किसके लिए यूज़ की गई है कि घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो तो ऐसी सूचना अगर कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है, जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि उससे कोई ऐसी पूछताछ नहीं करी जाएगी कि उनको ये लगे कि उनको कस्टडी में लिया जाएगा या उनको ऐसा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सामने वाले के साथ अगर शोषण हो रहा है, कोई घरेलू हिंसा हो रहा है तो उसके अगेंस्ट फाइल करवा सकते हैं। कोई दूसरा इंसान, कोई पड़ोसी हो तो वो केस फाइल करवा सकता है। तो इसके लिए जो है सूचना देने वाले पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी इस चीज़ की कि वो इस जो केस है उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस उनसे कुछ पूछताछ वगैरह की जाती है। तो पीड़ित के रूप में इस कानून के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं। जो पीड़ित के रूप में ऐसा होता है कि ऐसा ये जो कानून बनाया गया है धारा 4 में ये बताया गया है कि जो लोग होते हैं वो संरक्षण अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं। तो संरक्षण अधिकारी जो होते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही आरंभ करने और एक सुरक्षित आश्रय अथवा चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। एक प्रकार से जो संरक्षण अधिकारी होते हैं उनका काम क्या होता है, कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं। जो केस वगैरह उनके अगेंस्ट फाइल की गई है तो संरक्षण अधिकारी उस पर एक्शन ले सकते हैं। और एक सुरक्षित आश्रय का मतलब ये होता है कि उनको एक जो सुरक्षित है सेफ प्लेस उनको दे सकते हैं या चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि उन पर कोई दोबारा से कोई अटैक ना कर सके या उनके साथ कोई शोषण ना कर सके। तो ये भी होती है इसमें। कुछ धाराएं वगैरह तो बता दी, और इसमें धारा 4 के अंतर्गत ये भी चीज़ बताई गई है कि अगर घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी को देता है या संरक्षण अधिकारी को देता है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी। मतलब कि उसे संरक्षण आदेश पाने का, सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता, संरक्षण अधिकारी की सेवा उपलब्धता। मतलब कि ऐसा होता है ना कि कोई भी इंसान जो होता है वो पुलिस अधिकारी को वो देता है, इंफॉर्मेशन वगैरह देता है, तो वो उसके साथ ही पीड़िता को भी जानकारी देती है कि उन्होंने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि घरेलू हिंसा के मामले में अगर कोई दूसरा अगर इसमें कोई केस फाइल कर भी देता है तो पीड़िता को पता ही नहीं होता कि हम इसके अगेंस्ट केस फाइल हो गई है, तो वो बाद में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए उसमें जो होता है वो व्यक्ति पहले पीड़िता को भी जानकारी दे और साथ ही साथ संरक्षण अधिकारी को भी दे। धारा 10 में ये बताया गया है कि सेवा प्रदाता मतलब संरक्षण अधिकारी जो होते हैं जो निबंधित वह भी मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है। सेवा प्रदाता होते हैं एक प्रकार से जो सेवा प्रदान करने वाले लोग जो होते हैं वो भी जो कानूनी तौर पर जो प्रशासनिक तौर पर जिसे बोला जाता है जो सेवा वगैरह प्रदान करते हैं तो वो भी संरक्षण प्राधिकारी को भी घरेलू हिंसा की सूचना दे सकते हैं धारा 10 के अनुसार। धारा जो 12 है, आईपीसी की सारी धाराएं वगैरह दे रखी हैं इसमें कि क्या क्या प्रावधान इसमें जारी किए गए हैं। तो पीड़िता या संरक्षण अधिकारी होते हैं या कोई घरेलू हिंसा के बारे में या कोई ऐसा मुआवजा या क्षतिपूर्ति वगैरह या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। इसकी सुनवाई विधि 3 दिनों के अंदर की निर्धारित होगी और निष्पादन 60 दिनों के अंदर होगा।
निष्पादन मतलब इसको पूरा क्लियर कर लिया जाएगा 60 दिनों के अंदर अंदर, और 3 दिनों में इसकी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। संरक्षण अधिकारी या घरेलू हिंसा के बारे में अगर कोई उन्हें मुआवजा देने की बात करता है या मजिस्ट्रेट को आवेदन देता है तो इसकी सुनवाई कब होगी? 3 दिन के अंदर, और 60 दिन में इसका पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। धारा 14 में यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट पीड़ित को सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगा। मतलब जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट जो रजिस्टर्स वगैरह रजिस्टर करते हैं, जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं जो कोर्ट में जजेस वगैरह होते हैं, तो वो पीड़ित को सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगा। ये भी होता है इसमें। धारा 16 के अंतर्गत ये बताया गया है कि पक्षकार ऐसे इच्छा करे जो तो कार्यवाही बंद कमरे में हो सकेगी। अगर ऐसा इच्छा करे कि बंद कमरे में भी हो सकती है कार्यवाही, दोनों के बीच में सुलह वगैरह करवानी होती है, जो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करवाने होते हैं तो वो करवा सकते हैं। धारा 17 और धारा 18 में बताया गया है कि पीड़िता को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा। साझी गृहस्थी में मतलब कि जो और कानून प्रक्रिया के अतिरिक्त इसका निष्कासन नहीं किया जा सकेगा। इसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है। संरक्षण आदेश पारित तो किया जा सकता है, उसके आगे जो पीड़ित को संरक्षण प्रदान तो किया जाएगा, लेकिन साथ में ये साझी गृहस्थी भी देख सकेगी, मतलब कि अपने ससुराल में इजीली रह सकेगी बिल्कुल सुरक्षित। तो धारा 19 में ये बताया गया है कि पीड़िता को और उसके संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का स्थानीय थाना को निर्देश देने के साथ निवास आदेश एवं किसी प्रकार के भुगतान के संबंध में भी आदेश पारित किया जा सकेगा, और संपत्ति का कब्जा वापस करने का भी आदेश दिया जा सकेगा। ये भी है। धारा 19 में ये बताया गया है कि जो पीड़िता और उसके संरक्षण प्रदान करते हुए जो संरक्षण देने का स्थानीय थाना है उसको निर्देश देने के साथ साथ निवास आदेश और किसी भी प्रकार के भुगतान के संबंध में वो आदेश पारित कर सकता है। कौन? संरक्षण दाता जो होते हैं, संरक्षण प्रदान करने वाले जो स्थानीय थाने होते हैं, वो किसी भी प्रकार के भुगतान के संबंध में आदेश पारित कर सकता है। ये कुछ धाराएं वगैरह दे रखी हैं, कुछ धाराएं वगैरह अगर लिख सके तो लिख लेना, अदरवाइज ना याद हो तो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करा सकता है? ये भी बताना है कि घरेलू हिंसा, ये तो है नहीं कि हर कोई इसमें जो होते हैं घरेलू हिंसा में की शिकायत है वो दर्ज करवा दें। तो इसमें ऐसा होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि पीड़िता व्यक्ति की शिकायत दर्ज करवाए। जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पीड़ित से संबंधित हो अथवा नहीं, घरेलू हिंसा की जानकारी इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त संबंध अधिकारी को दे सकता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो पीड़ित व्यक्ति है वही शिकायत दर्ज करवाए पुलिस स्टेशन में जाके, बल्कि उसके अलावा अगर कोई उस पीड़ित से संबंधित है या नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति भी इसकी जानकारी जो सुरक्षा अधिनियम है या पुलिस अधिकारी को दे सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि घरेलू हिंसा वास्तव में ही घट रही है, घटना होने की आशंका के संबंध में भी जानकारी दी जा सकती है। ऐसा होता है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि जो घरेलू हिंसा है हो ही रही हो, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उसमें आशंका नज़र आ रही है, अगर कोई ऐसा लग रहा है उस टाइम पे कि घरेलू हिंसा होने वाली है, तो इस बिहाफ पे भी वो जो है जानकारी दे सकता है कि आरोपी व्यक्ति से घरेलू संबंध में रहने वाली जो महिलाएं के द्वारा अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मतलब कि आरोपी व्यक्ति से घरेलू संबंध में रहने वाली जो महिलाएं वगैरह होती हैं, जो उसके साथ रहने वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं, अगर कोई आरोपी व्यक्ति है तो अगर पीड़ित कौन होती है? जो अगर महिलाएं वगैरह या कोई बच्चा है पीड़ित किसी चीज़ में, तो वो उसके अगेंस्ट अगर केस नहीं फाइल करवाती तो उसके अलावा कोई दूसरा है तो वो दूसरा व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है उसके बिहाफ पर। बहनें, माताएं, बेटियां, पत्नियां या लिव इन पार्टनर्स, ये सब इसमें आते हैं जो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस प्रकार से अधिनियम के अनुसार का उद्देश्य क्या है कि पारिवारिक ढांचे के अंदर रह रही सभी स्त्रियां, चाहे वह आप में से सगे संबंधी हो, विवाह हो जिनके साथ हो गया हो, या दत्तक हो, या वैसे भी साथ में रह रही हो, सभी को सुरक्षा देना है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? जितनी भी महिलाएं हैं, उससे हमसे रिलेटेड हो या ना हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो या ना हो, सगे संबंधी हो या ना हो, तो जितनी भी महिलाएं, स्त्रियां, बहनें, माताएं, जितने भी रिलेशंस वगैरह में आते हैं, उनको सभी को सुरक्षा प्रदान करना इनका काम है। तो ये पूरे टॉपिक्स थे।
घरेलू हिंसा के प्रावधान जारी किए गए थे। पहले तो मैंने बताया था कि जो घरेलू हिंसा है उससे रिलेटेड क्या प्रावधान जारी किए गए हैं, और उसमें एक टॉपिक और था कि बलात्कार से संबंधित जो है वो भारत में क्या क्या कानून लागू किए गए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो जो इसके कानून है, बलात्कार और यौन उत्पीड़न जो है भारत में एक महामारी का रूप ले चुका है। बलात्कार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता को 2 धाराओं में रखा गया है। 2 धाराएं कौन सी? पहली है 375 और दूसरी बताई गई है 376। ये 2 धाराएं बताई गई हैं इसमें। तो 2 धाराओं के अनुसार क्या सजा मिली जाती है दोषी को, वो सब इसमें बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा बलात्कार की परिभाषा के संबंध में है। ये धारा जो है बलात्कार की स्पष्ट व्याख्या पर प्रस्तुत करती है, अर्थात बलात्कार शब्द को धारा 375 में विस्तार से परिभाषित किया गया है। ये है कि इस धारा के अनुसार ये बताया गया है कि बलात्कार एक ऐसा अपराध है जिसमें संभोग के साथ महिला की सहमति पर प्रश्न होता है। इसके अंतर्गत एक पुरुष द्वारा किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना संबंध बनाना, शारीरिक छेड़छाड़ और संभोग को बलात्कार कहा गया है। यदि वह ये कार्य किसी अन्य से करवाता है उसे भी बलात्कार की श्रेणी में ही रखा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बलात्कार होता क्या है, इंग्लिश में जैसे बोला जाता है रेप। रेप को लेकर जो महिलाओं की सुरक्षा है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिसमें जो धारा 375 में ये बताया गया है कि जो पुरुष है, पुरुष द्वारा अगर महिला के साथ अगर ज़बरदस्ती की जाए या उसकी सहमति के बिना, उसकी परमिशन के बिना उसके साथ संबंध बनाना, जो फिजिकल होना या फिर एक प्रकार से शारीरिक छेड़छाड़ करना भी रेप केस में इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रकार के कोई भी कार्य 7 परिस्थितियों के अधीन करता है। 7 परिस्थितियां कौन सी है? उसमें है कि उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि ये जो रेप वगैरह होते हैं इसमें 7 श्रेणियों में बताया गया, 7 तरीके की परिस्थितियां इसमें इन्वॉल्व होती है जिसे रेप कहा जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो, उस स्त्री की सहमति के बिना हो, या उसकी परमिशन ना हो, या उसकी जो इच्छा है, उसकी जो विश है वो ना हो, और उस थर्ड है कि उस स्त्री की सहमति ले जब उसकी सहमति उसे अथवा उसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हित बद मृत्यु अथवा उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है। इट मीन कि अगर उसको किसी भय में डालकर, किसी उसको डरा धमका के अगर उसकी सहमति भी मांग ली गई हो, वो भी रेप के अंदर आता है। चौथा है कि उस स्त्री की सहमति से, जबकि वह पुरुष ये जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सहमति इस कारण दी है कि यह विश्वास करती है कि ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित या विवाहित होने का विश्वास करती है। इट मीन्स कि ऐसी ये भी एक श्रेणी में आता है कि एक स्त्री अगर जानते हुए भी कि वो उसका पुरुष मतलब उसका हस्बैंड नहीं है, फिर भी वो इस चीज़ की परमिशन देती है कि वो इस बात पर यकीन करके उसको ये परमिशन देती है कि वो पुरुष उससे बाद में शादी भी करेगा, और शादी करने का जो ट्रस्ट है वो दिलाता है, विश्वास जो है वो दिलाता है। तो उस बिहाफ पे अगर उनके साथ फिजिकल भी होता है वो भी एक रेप की कैटेगरी में ही आता है। फिफ्थ है कि उस स्त्री की सहमति से, जब ऐसी सहमति देने के समय वह विकृचित या मित्रता के कारण अथवा उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी अथवा अस्वास्थ्यकारी पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सहमति देती है प्रकृति या परिणामों को समझने में असमर्थ है। मीन्स कि इसमें यह भी आता है कि एक प्रकार से उसे कोई नशीली दवाई वगैरह दी गई हो जिसकी वजह से उसकी सहमति हो, नशे की दवाई जैसे कि बियर वगैरह, नशे का पदार्थ। इट मीन्स कि जैसे कि ड्रग्स वगैरह देना या फिर कोई शराब वगैरह देकर उससे सहमति लेना, वो भी एक रेप केस में ही ये भी एक अपराध माना जाता है। सिक्स्थ है कि उस स्त्री की जो सम्मति से अथवा उसके बिना जब 18 वर्ष से कम आयु की है, इट मीन्स ये भी रेप केस है कि 18 वर्ष, क्योंकि बालिग होने की उम्र होती है लड़कियों की, और बालिग होने से पहले अगर लड़की किसी के साथ फिजिकल होती है तो ये भी एक रेप के अंदर ही आता है। अगर उसकी सहमति हो तब भी, नहीं हो तब भी, लेकिन 18 वर्ष से जो पहले लड़कियां अगर फिजिकल होती हैं तो उनको अपराध की श्रेणी में ही रखा जाता है।
जब स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। संसूचित मतलब कि इन्फॉर्म करना, या एक प्रकार से देखा जाए तो कम्युनिकेट करने में वो असमर्थ रहती है, बातचीत करने में, अपनी मर्जी जाहिर करने में असमर्थ होती है, उस टाइम पे भी देखा जाए तो ये अपराध की श्रेणी में इन्वॉल्व होता है। ये 7 तरीके के जो है वो अपराध इस बिहाफ पर ये अपराध हो सकता है। तो ये इन सब चीज़ों को माना गया है अपराध की श्रेणी में। इन सब 7 चीज़ों की वजह से जो है रेप को माना गया है, रेप अपराध इसे माना गया है। अब ये तो था इस बिहाफ पे जिसे बोला जाता है कि रेप इसकी जो अपराध है वो इस कैटेगरी में आ सकता है। ये सब करने के बाद इस सब को मतलब अपराध की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आती है बात कि जो धाराएं वगैरह बनाई गई हैं वो अवयस्क के संबंध में भी। अवयस्क मतलब जो माइनर है, माइनॉरिटी में जो आते हैं। माइनॉरिटी मतलब जो नाबालिग होते हैं, टीन से नीचे की जो लड़कियां होती हैं, उनके लिए भी कुछ जो है कानून वगैरह बनाए गए हैं, जिसमें है कि नाबालिग स्त्री जो 18 वर्ष से कम है उसके साथ संभोग करने को भी बलात्कार कहा गया है। भले ही इसने इनसे संभोग की उसकी सहमति रही हो या उसने चाहे स्पष्ट रूप से सहमति रही हो, या ऐसी सहमति के होने के बाद भी अभियुक्त बलात्कार का दोषी माना जाएगा। इट मीन्स कि अगर 18 साल से पहले अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ फिजिकल होता है, जो लड़की 18 साल से कम उम्र की है, अगर उसकी परमिशन होती भी है उस चीज़ के लिए, तो भी वो रेप केस के अंदर ही आता है, बलात्कार का ही वो दोषी उसे माना जा सकता है। इसमें जो है धारा 376, इसमें ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति 376 के अपराध या धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध करता है, जो 376 में कानून वगैरह बनाए गए हैं, तो वो दंडनीय अपराध अगर करता है और इस तरह के जो आपराधिक करते हैं के दौरान अगर चोट लगी हुई हो, एक महिला की मौत हो गई या वो सदैव शिथिल अवस्था का कारण बनती है। शिथिल अवस्था इट मीन्स कि मतलब किसी हमेशा के लिए वो सदमे में आना या किसी कोमा में चले जाना चोट लगने की वजह से, तो उसे एक अवधि के लिए कठोर कारावास जो 20 साल से कम नहीं होगा से दंडित किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि जो कठोर कारावास क्या होता है, कारावास की सज़ा होती है, वैसे तो होती है वो 20 साल से कम उम्र की नहीं होती है, या तो उम्र भर इसे बोला जाता है, जिसे बोला जाता है, तो वो कारावास की सज़ा मिलती है उसे। कारावास ये होता है कि हर चीज़ से बिल्कुल अलग रख दिया जाता है, उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है प्राकृतिक चीज़ों से, हर चीज़ से बिल्कुल प्रकृति से उसको बिल्कुल अलग रखा जाता है हर चीज़ से। तो ये बहुत ज़्यादा संज्ञेय अपराध इसे माना गया है। तो इसे एक प्रकार से 20 साल से कम उम्र की सज़ा नहीं होती है इससे, तो इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास मतलब कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो कारावास की जिंदगी जिएगा, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए अथवा मृत्यु होने तक कारावास की सजा दी जाती है। किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना, चाहे वह किसी भी आयु की हो, भारतीय कानून के अंतर्गत श्रेणी में आता है। इस संगीन अपराधान को अंजाम देने वाले दोषी को भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान जारी किया गया है। धारा 376 में ये प्रावधान जारी किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगर कोई लड़का किसी स्त्री की, किसी लड़की का, या चाहे वो बालिग हो चाहे नाबालिग हो, तो अगर उसका कोई रेप करता है तो वो भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 376 में उसको कड़ी से कड़ी जो सजा है वो दी जाती है। जो है अपराध जो है, अपराध होने के बाद क्या होता है, उसके बाद कि बलात्कार जो होता है उसके बाद होता है 7 साल से सजा जो होती है वो 7 वर्ष से कठोर आजीवन कारावास प्लस आर्थिक दंड। यह गैर जमजाती संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। ये जो बलात्कार जो है एक प्रकार से इसमें क्या सजा मिलती है, 7 वर्ष से कठोर सजा मिलती है, आजीवन कारावास की सजा भी मिलती है और आर्थिक दंड भी इसे दिया जाता है। तो एक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी या सशस्त्र बलों के सदस्य या जेल के प्रबंधन कर्मचारी रिमांड घर या अन्य अभिरक्षक की जगह या महिला बच्चों की संस्था या प्रबंधन पर किसी व्यक्ति द्वारा अथवा या तो बलात्कार या किसी अस्पताल के प्रबंधन कर्मचारी द्वारा बलात्कार और भरोसेमंद या प्राधिकारिक के व्यक्ति द्वारा जैसे किसी नज़दीकी संबंधी द्वारा बलात्कार, तो ये सब है कि 10 साल से कठोर आजीवन कारावास, आर्थिक दंड भी लगाया जाता है
और एक गैर जमानती संज्ञा अपराध और सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति तो अगर करता ही है, अगर बलात्कार करता है नॉर्मल व्यक्ति, तो उसके लिए 7 साल की सजा तो होती है, या तो उसमें ये होता है कि आजीवन कारावास की सजा दी जाती है या और उस पर आर्थिक दंड लगाया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई वो गवर्नमेंट के अंडर में रहकर कोई वर्क करता है, गवर्नमेंट के अंदर रहकर मतलब कि जैसे कोई अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी वगैरह, पुलिस कर्मचारी जो गवर्नमेंट के अंडर में रहकर अगर कोई काम करता है, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया या पुलिस स्टेशंस वगैरह हो गए, उस एरिया में अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनको 10 साल की जेल भी हो सकती है या उन्हें आजीवक मतलब आजीवन कारावास की सजा प्लस आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। तो ये सब धाराएं उसमें बताई गई हैं। 376 किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के कारण आरोपी पर यह धारा 376 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें न्यायालय में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद इकट्ठे किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के वकील दलीलें पेश करते हैं। दलीलों के आधार पर न्यायाधीश अपने अनुभव और विवेक से निर्णय लेते हैं। अंत में अपराध सिद्ध होने की दशा में कम से कम 7 साल और अधिकतम 10 साल कड़ी सजा और आजीवन कारावास दिए जाने का प्रावधान है। तो ये जो है धारा 376 के अंदर ये होता है कि अगर ये चीज़ साबित हो गई कि सबूतों और गवाहों के आधार पर ये चीज़ साबित हो गई कि उसने बलात्कार किया है या रेप किया है, तो उसे 10 साल मिनिमम 7 साल की और मैक्सिमम 10 साल की उसे आजीवन कारावास की सज़ा भी दी जाती है। ये होती है पत्नी से भी दुष्कर्म करने पर भी ये लागू होती है 376 जो होती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह के बाद यदि शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो उसे बलात्कार ही माना जाएगा। वैसे तो अब 18 साल कर दी गई है, लेकिन इसमें 15 साल दे रखा है। 18 साल ही एक नॉर्मल लड़की की एज के अकॉर्डिंग ही उसकी शादी कराई जाए, और अगर शादी के बाद अगर वो उससे कम एज की लड़की है तो उसके साथ अगर शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो भी उसे बलात्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि जो मैरिज की जो एक एज है वो है करंटली 18, अब बढ़ा के 21 कर दी है, लेकिन स्टार्टिंग में तो 18 ही थी। तो 18 से कम उम्र की शादी अलाउ भी नहीं करते, और अगर कोई करता है उसे तो वो भी बलात्कार की कैटेगरी में ही आएगा। ये किस स्थिति में लागू होता है ये कानून जो है, ये बताया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी पुलिस थाने परिसर की सीमा के अंदर और बाहर या कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद और आधिकारिक या शासकीय शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग महिला अधिकारी और कर्मचारी के साथ शारीरिक संबंध भी बलात्कार माना जाएगा। इट मीन्स कि अगर जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं सरकारी कर्मचारी वगैरह जो होते हैं, अगर वो वहाँ की महिला कर्मचारी या महिला अधिकारी के साथ फोर्सफुली वर्क करता है या उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो भी एक रेप केस ही होता है। ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ों को लालच दिया जाता है, कभी प्रमोशन का, कभी सैलरी बढ़ाने का, तो वो दब के रह जाती है हर चीज़ में, तो इसी बिहाफ पे इसे बलात्कार भी माना जाता है। ये कानून जेल, चिकित्सालय, राजकीय बाल और महिला सुधार गृहों पर भी लागू होता है। ये जो बलात्कार हैं उसके दोषियों को कठोर कारावास की अधिकतम सजा दी जाती है, और जिसकी अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, या आजीवन कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाता है। यदि संबंध आपसी सहमति से बना है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर दोनों अपनी मर्जी से फिजिकल होते हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश ने कहा था कि अगर कोई भी शिक्षित और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की रिलेशनशिप में किसी पुरुष के साथ अपनी सहमति से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के बाद उस व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप नहीं लगा सकती है, क्योंकि अगर किसी रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ जो होते हैं वो फिजिकल हो जाते हैं, तो फिजिकल होने के बाद अगर वो लड़की अगर उस पर आरोप लगाती है कि इसने मेरा रेप किया है, तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आ सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। लेकिन आफ्टर 18, ना कि 18 से बिलो, क्योंकि 18 से बिलो वाले को सबको बलात्कार की श्रेणी में ही रखा गया है, और 18 से अबव वाली अगर लड़की अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहती है और उसके बाद वो बलात्कार का जो केस है वो दर्ज नहीं कर सकती है।
अब इसमें एक टॉपिक था यौन उत्पीड़न, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तो ये जो होते हैं वो क्या होता है इसमें कि शारीरिक संपर्क या उसकी कोशिश करना। दूसरा है कि यौन संबंधी मांगे करना, कि किसी से ये चीज़ इनकी मांगे की जाती है या प्रस्ताव रखा जाता है। तो यौन संबंधी टिप्पणी करना, इससे रिलेटेड जो टिप्पणी करते हैं, जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज रखे जाते हैं, वो सब चीज़ें करना। अश्लील चित्र वगैरह या पोर्नोग्राफी दिखाना, वो लोगों से ये सब चीज़ें करते हैं, तो वो सब आते हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में। किसी और प्रकार का वांछनीय यौन या कामुक भाव से लिया गया शारीरिक, मौखिक, अमौखिक आचरण, एक प्रकार से किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व होना, तो वो यौन उत्पीड़न में ही आता है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं ये। मौखिक रूप से हो सकता है। मौखिक रूप से कैसे? लैंगिक अपमान या कामुक टिप्पणियाँ, द्विअर्थी बातें, यौन प्रस्ताव रखना, साथ घूमने जाने के लिए जोर डालना, अश्लील साहित्य का चित्रात्मक विवरण आदि, ये मौखिक रूप से होता है इसमें। कि बहुत सारे जो है उनको प्रस्ताव रखना, दो जो डबल लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करना। तो दूसरी है कि शारीरिक रूप से अनचाहा आलिंगन, कामुक स्पर्श, जबरन छूना, शारीरिक छेड़छाड़ी करना, अधिक करीब या निजी क्षेत्र का अतिक्रमण आदि, ये सब इसमें आता है शारीरिक रूप से जो यौन उत्पीड़न होती है। क्यों, कैसे? जिसमें जो होता है शारीरिक रूप से कि वो फिजिकली टच करना, इट मीन्स कि फिजिकली टच करते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो वो सब भी यौन उत्पीड़न में ही आता है। दृश्य मतलब SMS, यौन टिप्पणी वाले ईमेल वगैरह भेजे जाते हैं, चित्र वगैरह दिखाए जाते हैं, कार्टून वगैरह होते हैं, वो सब इसमें दृश्य होता है। मतलब कि उनमें पोर्नोग्राफी वगैरह दिखाई जाती है, तो उसमें जो पिक्स वगैरह होती हैं वो सब इन्वॉल्व किया जाता है। और दूसरा है कि गैर मौखिक रूप, घूरना, कामुकता भरी नज़रों से देखना, यौन प्रकृति के अपमानजनक इशारे करना, इट मीन्स ये सब जो है वो यौन उत्पीड़न के प्रकार बताए गए हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। अब आता है कि जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न की जाती है, उसके रोकथाम के लिए, उसके निषेध के लिए या उसका निवारण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 2013 में। तो उसके क्या प्रावधान है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, महिलाओं से रिलेटेड, या तो हो गया घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो प्रावधान बताए गए हैं, क्या क्या जो कानून थे वो लागू किए गए हैं, या उसमें आ सकता है कि रेप को ख़त्म करने के लिए जो भी कानून वगैरह बनाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, वो भी इसमें टॉपिक आ सकता है। या एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड के कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनके साथ यौन उत्पीड़न देखा जाता है, तो उसके लिए एक अधिनियम लागू किया गया है, तो उसमें क्या क्या प्रावधान जारी किए गए हैं, ये सब आ सकता है इसमें। तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो अधिनियम बनाया गया था 2013 में, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को पारित किया गया था। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। यह अधिनियम कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 2013 में प्रभाव में आया था। जैसा कि इसका नाम ही उद्देश्य रोकथाम, निर्देश और निवारण को स्पष्ट करता है, और उल्लंघन के मामले में पीड़ित को निवारण करने के लिए भी ये कार्य करता है, उसको खत्म करने के लिए पूरी तरीके से। तो ये अधिनियम जो है वो विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण करता है और बहुत से अन्य प्रावधानों को भी निहित करता है। जैसे शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियां प्रदान की है। यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये से अधिक आर्थिक दंड भरना पड़ेगा। यह अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली नौकरानियों और आयों को भी शामिल करता है। इसमें यह बताया गया है कि जो होती है शिकायत समिति वगैरह, तो वो अगर सबूत जुटाने में असफल रहती है, जो ये अधिनियम है इसके नियमों को, इसके प्रावधानों को पूरा करने में असफल रहती है, तो वो 50,000 तक का जुर्माना उसे भरना पड़ता है। तो उसमें जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इसमें बता रखा है कि गैर संगठित क्षेत्र में जैसे बनाए जाते हैं, ठेके के व्यवसाय में भी देखा गया है कि दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक या घरों में काम करने वाली नौकरानियां और आयों पर भी ये चीज़ लागू होती है। तो ये सब इसमें बताया गया इस अधिनियम के। ये
अधिनियम है ये तो बताया एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन ये कानून होता क्या है, ये करता क्या है, ये देखना है कि ये कानून होता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है। जो ये कानून है तो क्या करता है, कार्यस्थल पर जितनी भी महिलाएं होती है, कार्यस्थल होता क्या, कार्यस्थल होता है जहाँ पे काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हो गए, स्टाफ हो गए, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे किसी फैक्ट्री में हो, तो उस पर महिलाओं के जो यौन उत्पीड़न की जाती है तो उसे अवैध करार किया गया। अवैध करार, महिलाओं के साथ जो छेड़खानी की जाती है, बदतमीजियाँ की जाती है, तो उसको अवैध करार देता है। यह कानून जो है वो यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है और ये बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है। इट मीन्स कि ये चीज़ ये बताता है, ये कानून जो बनाया गया है 2013 का, तो उसमें अगर जितने भी प्रकार हैं, मतलब कि यौन उत्पीड़न से रिलेटेड जो मैंने बताए हैं 4 प्रकार, तो उसको चिन्हित करता है, उसको उस पर फोकस डालता है और ये भी बताता है कि वो जो पीड़ित है, पीड़ित जो है वो अपनी स्थिति में शिकायत किस प्रकार से दर्ज करवा सकते हैं। और ये कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका सभी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो। यौन उत्पीड़न जैसे कि मैंने बताया, अगर उनके साथ कोई लड़का छेड़छाड़ी करता है, कोई व्यक्ति, या कोई उनके साथ बदतमीजियाँ करता है कार्यस्थल पर एक प्रकार से देखा जाए जैसे कि ऑफिस वगैरह में, कार्यस्थल मतलब जहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, तो ये समझ लो कि वहाँ पे अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो ये कानून के तहत उन्हें सजा दी जाती है। तो इस कानून में ये आवश्यक नहीं है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ हो वहाँ नौकरी करती हो। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अगर वो नौकरी करती है तो ही उसकी जो पीड़ा वो है उत्पीड़न उन्हीं के साथ हुआ हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कोई आ भी सकता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे काम करते हैं लोग, और वहाँ पे अगर कोई महिला का आना जाना है तो वहाँ पे भी ये चीज़ देखी गई है। और कार्यस्थल पर कोई भी कार्यालय दफ्तर हो सकता है, चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो। तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवहार है या कृत्य है यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। व्यवहार या कृत्य क्या होते हैं कि इच्छा के विरुद्ध छूना या छूने की कोशिश करना, शारीरिक रिश्ता, यौन संबंध बनाने की मांग करना या उम्मीद करना, जैसे कि विभाग का प्रमुख किसी जूनियर को प्रमोशन का प्रलोभन देकर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है, तो यह उत्पीड़न कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अपने जूनियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग लोभ देते हैं। लोभ मतलब कि उन्हें लालच देते हैं चीज़ का कि वो प्रमोशन करवाएंगे आगे अपने जूनियर्स को, तो वो इस लालच में आकर उनके साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो यौन स्वभाव भी, अश्लील बातें करना, अश्लील बातें जो गंदी गंदी बातें होती हैं जिसमें डबल मीनिंग्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कुछ फिल्म्स वगैरह होती हैं, कुछ तस्वीरें वगैरह भी दिखाई जाती हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो शिकायत कौन कर सकता है? जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो वह शिकायत कर सकती है। किसको की जानी चाहिए? अगर आपके संगठन संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति है तो उसमें ही शिकायत करनी चाहिए। ऐसे सभी संगठन या संस्थान जिनमें 10 से अधिक कर्मचारी है आर्थिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य है। मीन्स कि ये जो है संस्था, एक आपके पास कोई जैसे कि संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसमें एक आंतरिक शिकायत समिति होती है। आंतरिक शिकायत समिति इसलिए बनाई जाती है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वहाँ पे अगर हमसे रिलेटेड कोई भी परेशानी है या कोई भी जिसके साथ हमारे जो लड़की है अगर किसी के साथ अगर कोई बदतमीजी करता है या कोई भी शिकायत उससे रिलेटेड अगर कोई भी शिकायत अगर करता है तो वो उसको कलेक्ट करे, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके। इसीलिए ये संगठन वगैरह में जो शिकायत समिति है वो बनाई जाती है। अगर संगठन ने आंतरिक शिकायत समिति नहीं गठित की है तो पीड़ित को स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। स्थानीय शिकायत समिति अलग है। इट मीन्स कि अगर कोई भी संगठन बनाया गया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो वहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति होती ही होती है। अगर वो नहीं बनाते हैं तो पीड़ित जो है वो स्थानीय शिकायत समिति में भी दर्ज करवा सकती है। शिकायत कब दर्ज करानी चाहिए? क्या शिकायत करने की कोई सीमा निर्धारित है? इट मीन्स कि जो शिकायत कब करवानी चाहिए ये देख लेते हैं कि शिकायत करते समय घटना को अधिक घटे 3 महीने से अधिक समय नहीं बीता हो, और यदि 1 से अधिक घटनाएं हुई हैं तो आखिरी घटना की तारीख से 3 महीने तक का समय पीड़ित के पास है। इट मीन्स कि जिस टाइम तक जब पीड़िता के साथ अगर कोई घटना हुई है, दुर्घटना घटी है उसके साथ, तो वो 3 महीने के अंदर ही शिकायत दर्ज करवा सकती है। अगर 3 महीने से ज़्यादा हो गया तो वो
उसके अगेंस्ट शिकायत दर्ज नहीं करवा सकती है। यदि आंतरिक शिकायत समिति को ये लगता है कि इससे पहले पीड़िता शिकायत करने में असमर्थ थी तो यह सीमा बढ़ाई जा सकती है, पर इसकी अवधि और 3 महीनों से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। मतलब कि अगर लगता है कि जो पीड़िता है वो शिकायत नहीं करवा पाई है, अगर वो असमर्थ रही है इस चीज़ के लिए, तो वो अब जो उसकी सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है। तो ये सब इसमें बताया गया है। इसमें बता दिया मैंने कि क्या किस प्रकार से जो है पीड़िता शिकायत दर्ज करवाए, और जो है जो कानून है उसका कर्तव्य क्या है, कानून के अंदर क्या क्या माना गया है, क्या क्या उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाते हैं। तो मैंने ये तीनों ही टॉपिक इसमें कवर करवा दिया है। इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एक पर्टिकुलर, मैंने जैसे कि पहले भी बताया था और अब भी लास्ट टाइम बता देती हूँ, इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आ सकता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न है, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था 2013 में। तो उसके क्या क्या प्रावधान जारी किए गए हैं, किस किस चीज़ को जो है कानून के अंतर्गत वैध माना गया है, तो इसीलिए वो सब इसमें टॉपिक आ सकता है, क्या क्या प्रावधान इसमें जारी किए गए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।